हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है। यदि आप प्रस्तावना की थोड़ी सी समझ रखते हैं तो आपको इन प्रश्नों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सर्वप्रथम हम ये प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, और यदि आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो प्रस्तावना से संबंधित आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपसे अवश्य ही पूछता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और एक सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जल्दी से बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रस्तावना क्या है। सिंपल से शब्दों में हम ये जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। इसको निम्न 3 बातों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात ये है कि जो कानून है, जो संविधान है, उसके क्या उद्देश्य हैं, और वे जहाँ पर लिखे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कानून है या जो संविधान है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, अर्थात उसको कहाँ कहाँ पर लागू किया जा सकता है। इस बात का जहाँ पर उल्लेख है उसी को संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। तीसरी बात इसमें से यह स्पष्ट होती है कि जो कानून बनाया जा रहा है, जो संविधान बनाया जा रहा है, वह कब से लागू होगा, अर्थात उसके लागू होने की तिथि कहाँ है, इसके बारे में जहाँ पर उल्लेख मिलता है उसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित इन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान गए। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे वाद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में चलते आ रहे हैं कई वर्षों से। इन वाद से संबंधित हमसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इन वादों में अहम फैसले लिए गए हैं और इन अहम फैसलों को हमसे डायरेक्ट ईयर वाइज उठाकर पूछ देता है कि प्रस्तावना का संविधान के मूल संरचनात्मक इकाई से क्या संबंध है। तो एक केस 1960 में हुआ था, वेरूवारी वाद, जिसको हम वेरूवारी वाद कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्रस्तावना है इसमें संसद के पास कोई अधिकार नहीं है कि इसमें संशोधन कर सकती है। और ठीक इसके 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की एक पीठ बैठी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबी पीठ, जिसमें 13 जज फैसला देने वाले थे। इसको केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद के नाम से जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो प्रस्तावना है संविधान का मूल भाग है और इसमें संसद के पास यह अधिकार है कि यह इसमें संशोधन कर सकती है। 1994 में एक वाद हुआ था जिसको हम SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको हमसे ईयर वाइज ईयर उठाकर पूछ लिया जाता है। जब 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का जो वाद हुआ था, उसके बाद सन 1976 में, किसमें, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए नए शब्दों को जोड़ दिया गया। वे 3 नए नए शब्द कौन से थे? तो एक था समाजवादी, कौन था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। तो हमसे क्रम से यही पूछता है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में। तो हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। यदि हमें थोड़ी सी समझ विकसित होगी प्रस्तावना के संबंध में तो हमें इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शुरू की ही लाइन में लिखा गया है, हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग। तो संविधान की जो मूल स्रोत है वो क्या है? तो वह भारत की जनता है। भले ही संविधान को बनाने वाले संविधान सभा ने बनाया हो, लेकिन उसने भी यह स्वीकार किया है कि जो संविधान का मूल स्रोत है वह कौन है? भारत की जनता है। कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अक्सर ये विवाद चलता रहता है कि सुप्रीम कौन है, देश में सुप्रीम कौन है? कार्यपालिका सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है, या राष्ट्रपति, या संसद, या संविधान सुप्रीम है? तो इसकी प्रथम लाइन में ही यह बात लिखी गई है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम भारत के लोग, जो कि सर्वोच्च है, क्या है? सर्वोच्च है, वही सुप्रीम है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। इस प्रस्तावना को हम एक बार पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, लेकिन तब तक हम कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे आने वाला पहला प्रश्न ये है कि उद्देशिका का विचार, जो उद्देशिका है इसका विचार किस देश से लिया गया? तो यह USA, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। हम भारत के लोग जैसे जो शब्द है
वह प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया, तो यह भी अमेरिका से लिया गया। उद्देशिका की जो भाषा है यह कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसके उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उद्देशिका में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार, एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन करके 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। किसने, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। इससे संबंधित एक और प्रश्न आपसे पूछता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो 32वां जो आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा। क्योंकि यदि नागरिकों का मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे चले जाएंगे, जो कि आर्टिकल 32 में वर्णित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की क्या करता है, रिटें जारी करता है। तो अब हम देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा। संविधान की प्रस्तावना को किसने पहचान पत्र कहा, तो NA पालखीवाला ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, तो KM मुंशी ने कहा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उसकी उद्देशिका और प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, तो हमने अभी ऊपर देखा कि हम भारत के लोग, इसी संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संशोधित संस्करण है किसका, तो उद्देश्य प्रस्ताव का। किसका है, उद्देश्य प्रस्ताव का। आपको पता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अब देखेंगे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी हमने इसकी चर्चा की थी। अब देखेंगे कि प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है। जो प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, इससे क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यह है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है भारत की जनता के द्वारा हुआ है। किससे, भारत की जनता के द्वारा हुआ है। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत के किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा भारत। प्रस्तावना में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे, तो हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। संविधान का कौन सा संशोधन, लघु संविधान जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को, जो कि सन 1976 में किया गया। इस साल 1976 में कई बड़े बदलाव हुए, इसीलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, किसको न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उलझाने के लिए दे देगा कि धार्मिक न्याय, जबकि प्रस्तावना में किसी भी धार्मिक न्याय की चर्चा बिल्कुल नहीं है। तो आपको न घबराना है, न अपने मार्क से विचलित होना है। हम जो प्रश्नों को करा रहे हैं यह प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को एक अच्छी श्रृंखला में तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी संविधान की प्रस्तावना से। अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो सार्वभौमिकता के नाम से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, तो संप्रभुता की शक्ति से। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो भारत के राज्यों का कोई भी धर्म नहीं होगा। उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार की, 3। इन 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान देना है कि धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपको हम इसमें दिखा दें प्रस्तावना में, जैसा कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि संविधान में दिया गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय हो गए। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। समानता का वर्णन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो आपसे यही पूछेगा कि समानता का कितने प्रकार का वर्णन है और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है और न्याय कितने प्रकार की है, तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा। और अखंडता की चर्चा एक बार की गई है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या था हमारा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न था कि प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? तो बंधुता की भावना। किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुआरी यूनियन वाद में किया, जो कि हमने पहले ही आपसे डिस्कस किया था 1960 में। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत किया कि अनुदेशिका संविधान का भाग है? तो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? 1973 में, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच में हुआ था। अब हम देखेंगे कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो मूल रूप से प्रस्तावना पर विशेष रूप से ध्यान दिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया नामों से। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्राप्त कराता है, वह क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। अब हम देखेंगे प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। जैसा कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसे शब्दों से यह प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो प्रस्तावना से है। संविधान की जो उद्देशिका है किसका परिवर्तित रूप है? तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का यह क्या है? परिवर्तित रूप है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? तो संविधान के उद्देश्यों को यह प्रतिबिंबित करती है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कौन करता है? तो प्रस्तावना, कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक में। अब देखेंगे कि पंथनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? तो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। अब देखेंगे कि न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो होते हैं, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? तो किससे ग्रहण किया गया है? रूस से। यह 3 प्रकार के न्याय किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो कि सन 1976 में किया गया, प्रस्तावना में किन किन 3 नए शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं? तो हम भारत के लोग। हमने तो आपको पहले ही ये बताया कि जो भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है। भले ही उसका निर्माण संवैधानिक समिति ने किया हो, लेकिन उन्होंने इसका स्रोत भारत की जनता को माना है। अब देखेंगे प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? तो बाह्य सत्ता से। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ही यह हुआ कि बाह्य सत्ता से बिल्कुल भारत मुक्त रहेगा। किसी भी बाह्य शक्ति के प्रभाव में आकर भारत अपने जो कार्यपालिका है या न्यायपालिका है उसके लिए बाध्य नहीं होगा। अब देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, बल्कि अमीर और गरीब के मध्य की दूरी को कम करना है। यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? तो समाजवादी शब्द को। समाजवादी शब्द का ही अर्थ यह हुआ कि जो संसाधनों का वितरण है या उसका राष्ट्रीयकरण करना है, वह अमीर और गरीब के बीच में नहीं करना है। इसके बीच की दूरी को क्या करना है? कम करना है, ताकि सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। तो यह समाजवादी शब्द वर्णित करता है। अब देखेंगे कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? तो यह उद्देशिका है। कौन सा भाग है? उद्देशिका। अब देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आपसे ये टर्म अक्सर पूछे जाते हैं कि कभी क्रम से लगाइए या किन किन शब्दों का जिक्र है, तो आप याद कर लीजिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में
3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष को। अब देखेंगे कि प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है, तो फ्रांस की क्रांति से। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस की क्रांति जो कि सन 1789 में हुई थी। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस में जो कि राजा का शासन चल रहा था 3 स्टेट में था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो आपसे यही पूछेगा कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, वह शब्द किस क्रांति से प्रेरित है, तो फ्रांस की क्रांति से है। भारत में संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्न में से किससे प्रतिबंधित होता है, तो उद्देशिका से। किससे? उद्देशिका से। प्रस्तावना के कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो यह बंधुत्व है। बंधुत्व शब्द का यही अर्थ है कि व्यवहारिक रूप से हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रस्तावना में सबसे अंतिम बार संशोधन कब किया गया, तो सन 1976 में संशोधन किया गया। 1976 जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ 1950 में, इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया, तो उसमें इन 3 नए शब्दों का वर्णन नहीं किया गया था। किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। कब लाया गया था? 46 को। अब हम देखेंगे कि कभी कभी यह भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है कि प्रस्तावना में जो न्याय है कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और अखंडता 1 प्रकार की। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। नोट करेंगे कि धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, इनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। अब हम देखेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को कहा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यह प्रश्न आपसे ये क्रम से लगाने के लिए दे देता है कभी कभी ऑप्शन में। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर सन 1949 को इसको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। क्योंकि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। प्रस्तावना में जो प्रयुक्त शब्द सेकुलर है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। सेकुलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराना। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको 60 से ज़्यादा प्रश्नों का हल मिला होगा और इन 60 प्रश्नों का आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, A to Z उसमें से प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी और ये वीडियो हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।